दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू पीडब्ल्यूडी पर्सन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैनल का नाम भी पीडब्ल्यूडी है और पेपर भी उसी से संबंधित है। तो वहाँ पे सपोर्ट करना है और यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके डिसेबिलिटी के बारे में जो उसका परिचय है, जो उसके बारे में जानना है, आगे पीछे कब क्या कैसे हुआ, ये सारा सब कुछ हम लोग पीडब्ल्यूडी के बारे में जानेंगे। जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है, डिसेबिलिटी के लोग हैं या डिसेबिलिटी के बारे में उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं ये सारे परीक्षा को ध्यान में रखकर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो 6 जून से स्टार्ट हैं। तो आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और पूरे लगन से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। और उस परीक्षा की तैयारी को थोड़ा और आसान बनाने के लिए, थोड़ा सा नहीं, जितना हो सकता है उसको आसान बनाने के लिए हम कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं और वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग इंटरेस्ट के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दिव्यांगता का परिचय या इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। तो पहला इजी क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि बेसिक मतलब बोरिंग ना हो। ठीक है, तो दिव्यांगता का परिचय आप लोग जानते हैं दिव्यांगता के बारे में, दिव्यांगता क्या होता है और होने के बाद क्या क्या समस्या होती है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक समस्या या विकार के कारण जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी तरह काम ना कर पाए या काम करने में परेशानी हो, तो वहाँ पर क्या होगा, तो उस जो उसकी काम जब परेशानी हो रहा है और काम नहीं कर पा रहा है तो उस क्षमता को हम क्या कहेंगे, उस क्षमता को हम क्या कहेंगे, उसी क्षमता को हम कहते हैं डिसेबिलिटी। ठीक है ना, तो उसी क्षमता को हम क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी। यहाँ पे आप लिखा है शारीरिक मानसिक विकार, तो हमने अपने सिंपल तरीके से बता दिया है, सेम टू सेम वही है सारा। तो और आपको पता भी है कि हम लोग के यहाँ मतलब अपने देश में जो दिव्यांगता है, जो डिसेबिलिटी है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित हैं, ग्रसित हैं। ठीक है ना, काफ़ी दिव्यांग हैं। जैसा कि आप लोग 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो समथिंग 2.65 लाख लोग जो हैं मतलब इतने डिसेबिलिटी पर्सन हैं। अभी तो और हो गया होगा, थोड़ा बहुत बढ़ा होगा कि, और मुझे तो लगता है कि एक्सीडेंटल केसेस होंगे तो होंगे, क्योंकि अभी तो उस टाइप का पहले जैसा नहीं हो रहा है। तो उस समय मतलब 2011 में जब जनगणना हुआ था तो मतलब 2,65,000 से 65,000 समथिंग इतने मतलब डिसेबल पर्सन थे मतलब जब जनगणना हुआ था। तो ये मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति हैं जब ये दिव्यांगता से ग्रसित हो जाते हैं तो इन लोगों को सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इनको पुनर्वास करना होता है। और पुनर्वास और प्लस जो सामाजिक समायोजन है उसमें इनको परेशानी होता है। इनके लिए बड़ा वो चैलेंजेस का सब वो विषय है, बहुत दिक्कत होता है इनको दोबारा उसी इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होना, फिर समाज के साथ सब कुछ एडजस्टमेंट करना, ये सब करने में इनको बहुत काफ़ी परेशानी होता है। इसीलिए इनको मतलब समाज में स्थापित करने के लिए डिफरेंट टाइप की जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारा सब कुछ अवेलेबल कराया जाता है जिसके कारण इनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। जब व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कोई कमी हो और वह वातावरण में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, जाहिर सी बात है जब हमको प्रॉब्लम होगा तो हम अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे या हमको उसमें दिक्कत होगा। तो इसी के वजह से उन सारी समस्या जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही है उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए
और उस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उन सारे चीज़ों को मतलब डेवलप किया जा रहा है और उसमें इम्प्रूवमेंट सुधार किया जा रहा है, जिससे कि वो उन लोगों को किसी मतलब जो समावेशन है समायोजन है या समायोजित है, जब वो वातावरण में या इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्टमेंट करें या अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहें तो वहाँ पर उनको परेशानी ना हो। ठीक है ना। तो दिव्यांग लोगों को ये सारी समस्याएं होती हैं, तो उनको उनकी समस्या को ध्यान में रख के उसमें इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनको कौन कौन सी समस्या होती है? सबसे पहले तो उनको सामाजिक समायोजन की समस्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि पुनर्वास एवं शिक्षा का, पुनर्वास का, सामाजिक समायोजन का, इन सारी चीज़ों का उनको मतलब काफ़ी दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि वो उस समस्या से ग्रसित हुए हैं जिससे कि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। फिर जब वो वातावरण में आते हैं तो कुछ उपेक्षित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ उनकी और क्षमताएं हैं या औरों की तरह वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से उनको परेशानी होता है और वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं इन्वायरमेंट में। तो इसके लिए उनको दिक्कत होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को दिक्कतों को हम दिव्यांगता कहते हैं। समझे? तो या समस्या को या दिक्कत को या प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? दिव्यांगता कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिव्यांगता जब होता है तो कैसे, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? पहले बीमारी होता है, जैसे कि शुरू में पहले क्या होता था, बच्चा बीमार होता, बुखार आता था, फिर डॉक्टर सुई लगा देते थे या बुखार के वजह से फिर उसको नुकसान थोड़ा बहुत होता था। ठीक है ना, क्षति मतलब नुकसान होना, फिर अक्षमता, फिर उसके बाद वो दिव्यांगता में कन्वर्ट हो जाता था। अक्षमता में देख लीजिए क्या है। अब अक्षमता में आप देख सकते हैं क्या है। अक्षमता में किसी न किसी क्षति के कारण उत्पन्न होती है। अक्षमता जो है वो किसी न किसी नुकसान के कारण, अक्षमता क्या है? इनकेपेबिलिटी है। समझे कि नहीं? इनकेपेबिलिटी है, जो वो कार्य करने की जो क्षमता है वो कम कर देता है, किसी न किसी क्षति के कारण उत्पन्न होती है और व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता को प्रभावित करती है। जो उसकी कार्य करने की एबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करती है, जिससे कि वो अक्षमता उत्पन्न होता है। और फिर उसके बाद अक्षमता के बाद फिर क्या आता है? फिर दिव्यांगता आता है। दिव्यांगता कैसे उत्पन्न होता है? जब क्षति और अक्षमता के कारण जब नई समस्या उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं दिव्यांगता। आप तो यहाँ पे देख लीजिए, क्षति अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में समान लोगों की तुलना में बाधा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है कि जब हमारा कोई भी शारीरिक या कुछ और दिक्कत हमको हो जाएगी, नॉर्मल की अकॉर्डिंग हम कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको बुखार आ जाता है तो हम बेड रेस्ट पे रहते हैं, या कोई और हाथ पैर में चोट लग जाता है या हाथ पैर में किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि औरों की तरह हम काम नहीं करते हैं, हम बेड रेस्ट पे रहते हैं। जब हम ठीक होते हैं तब जाके हम काम करते हैं। तो अगर हम कोई काम करना भी चाहते हैं तो हमको वहाँ पर परेशानी होगी। समझे कि नहीं? तो वहाँ पे क्षति हो गया, हमको क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, तो हमको कोई काम करेंगे तो हमको परेशानी होगा। और फिर इसके बाद जो हमारी कार्य करने की क्षमता है वहाँ वो प्रभावित होगा। और जब क्षति और अक्षमता मिलेंगे तो इसके बाद कौन बनेगा? तो वहाँ पर तब दिव्यांगता उत्पन्न हो जाएगी। समझे कि नहीं? दिव्यांग लोगों को सामाजिक कार्य या समायोजन करने में दिक्कत होती है। जाहिर सी बात है, कैसे करेंगे भाई? वो मतलब उनकी जो कैपेसिटी है, जो वो काम करना चाहते हैं, उस लेवल, जिस लेवल से और लोग कर रहे हैं उस लेवल से वो नहीं कर सकते हैं और इसके वजह से उनको परेशानी होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ जो मतलब इसका दिव्यांगता का जो थोड़ा सा ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है या हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, तो ये क्या है, कैसे है।
कैसे क्या होता था, पहले क्या था। पहले के समय में भी लोग दिव्यांग होते थे और आज भी लोग दिव्यांग हो रहे हैं। पहले ज़्यादा होते थे, अभी कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आधुनिक समय में ही लोग दिव्यांग हो रहे हैं। पाषाण काल, प्राचीन काल, पाषाण काल से लेके मध्य काल तक सब हमेशा मतलब ये सब मतलब दिव्यांग लोग हुए, मतलब दिव्यांग लोग हुए हैं, ठीक है ना। तो जब पहले जो लोग दिव्यांग होते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि झाड़ फूँक होता था, जादू टोना, झाड़ फूँक और सर में होल करके ट्रीटमेंट करना, ये सब सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, समझे कि नहीं। तो अब इससे तो क्या होता है, अब आप जानते ही हैं, इन सारी चीज़ों से, झाड़ फूँक या जादू टोना से और इन सारी चीज़ों से ट्रीटमेंट पॉसिबल है नहीं। जैसा आप लोग जानते ही हैं, आज के समय में तो पॉसिबल नहीं है। पहले ये आज के समय का जो ट्रीटमेंट है, आधुनिक ट्रीटमेंट है, पहले अवेलेबल नहीं था, जिसके वजह से लोग इसके मतलब यही मतलब झाड़ फूँक ही एक सहारा था ट्रीटमेंट करने का। इसीलिए लोग उसका इस्तेमाल, झाड़ फूँक का इस्तेमाल करके ठीक करने का प्रयास करते थे। हो सकता है उनके हिसाब से ठीक भी हो जाता होगा, तो इसलिए उनको विश्वास था तो अपना लोग करते थे। तो ये आज का मतलब आज ही लोग नहीं हो रहे हैं, ये पुराने समय का सब कुछ है। और हर समय पर टाइम टाइम पर इसका ट्रीटमेंट या इलाज करने का जो सिस्टम है वो बदलता रहा है। और जो दिव्यांग लोग हैं तो उसमें एक देखेंगे तो आप अपने 4 वेद हैं तो उसमें एक वेद है अथर्ववेद, ठीक है ना। तो जो अथर्ववेद है उसमें क्या करते हैं कि गर्म पानी से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब ये अथर्ववेद के अंतर्गत का बात है, ठीक है ना। गर्म पानी और ठंडे पानी के इस्तेमाल से उसका मतलब दिव्यांगता का ट्रीटमेंट करते थे उस समय, समझे। तो और जड़ी बूटी हो गया, पेड़ों की पत्तियां हो गई, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो लोग अपना ट्रीटमेंट करते थे, जैसे भी कर पाते थे वो लोग करते थे। जैसे आज ही के समय में हम लोग देख लो, नीम के पत्ती का इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है ना। और या तो मान लीजिए जैसे नीम का दातुन करते हैं। तो एक विश्वास था, तो मतलब वो लोग अपना करते थे, उनको पता था, हो सकता था ठीक भी हो जाता होगा कुछ हद तक, तो इसलिए लोग उसका इस्तेमाल करते थे। और आज के समय का जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल भी नहीं था, इसके लिए वो लोग अपना उसी का इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मौर्य काल में भी वही सिस्टम था, समझे। मौर्य काल में भी दिव्यांग लोग हुए, हमने बताया ना आपको कि मतलब आज के मतलब आज ही नहीं हो रहे हैं, ये बहुत लंबी कहानी है। तो मौर्य काल में भी होते थे। वहाँ पर वो लोग क्या करते थे कि मतलब जो मौर्य काल में जब हुए तो वहाँ पर दिव्यांग लोगों को गुप्तचर के रूप में रखा गया, जिससे कि वो मतलब सुचारू रूप से काम करें और सेल्फ डिफेंस रहें, ये सारा सब कुछ। और उन्हें अपमानित ना किया जाए, क्योंकि दिव्यांग लोगों को उपेक्षाओं का बड़ा सामना करना पड़ता है, अपमान का बहुत सामना करना पड़ता है। आज के समय में ऐसा हो रहा है, आधुनिक समय में ऐसा हो रहा है, तो उस समय क्यों नहीं होता होगा, ज़रूर होता होगा, बहुत ज़्यादा होता होगा। इसीलिए उन्होंने मतलब नाम आप लोग सुने होंगे, चाणक्य, कौटिल्य। उन्होंने क्या किया, अपनी सेना में जो दिव्यांग लोग थे, जो एचआई लोग, आज के समय के जो एचआई लोग हैं, तो उनको क्या किया कि मतलब जो वो होता है गुप्तचर, समझे, जासूस टाइप का जो होता है, तो उस काम में उनको लगा दिए, जिससे कि उनका आत्मसम्मान भी बना रहे और वो उस पर भी रहें, किसी के प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, उनकी उपेक्षा ना हो, और मन से वो काम करेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो ये तो हो गया इसका मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया कि मतलब कब क्या कैसे होता था। और उसके बाद शताब्दी दर शताब्दी बढ़ता गया, कौन क्या कैसे, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अभी तो ये शॉर्ट वीडियो है, समझे। तो
आप लोगों को छोटे छोटे शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे, समझे कि नहीं। तो अभी फिर हम चलते हैं जो एक्ट्स है अपना PWD, RPWD, NTA, ये सब अपना एक्ट बनाया गया जिससे कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो है उनको सुविधा प्रदान की जाए। ये सारे एक्ट बनाए गए, समझे, कि जिससे कि दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको सुविधाएं प्रदान की जाए, उनके जीवन को आसान किया जाए और उनको भी पढ़ाया लिखाया जा सके और उनको छूट दिया जाए जिससे कि वो अपने जीवन को और बेहतर बना सके। इन सारे एक्ट के माध्यम से उनके जीवन को और आसान किया गया, समझे। अगर एक्ट्स नहीं बनाए गए होते उनको ध्यान में रखकर तो उनका जीवन और कठिन हो जाता। इसीलिए ये सारे एक्ट्स बनाए गए। पहले PWD बना, फिर RPWD बना, फिर इसके बाद NTA बना, समझे। NTA मतलब आप PWD के बाद NTA बना, RPWD तो अभी 2016 अभी बना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, समझ लीजिएगा आप लोग। तो पहले हम PWD के बारे में डिस्कस करेंगे। PWD 1995, जैसा कि आप लोग जानते हैं PWD 1995 जो है वो उसमें क्या किया गया है, 7 प्रकार का डिसेबिलिटी का बात किया गया है और प्लस में 3% रिजर्वेशन का बात किया गया है। उसमें दिव्यांग लोगों को 3% रिजर्वेशन दिया गया है और 60 टाइप का डिसेबिलिटी का बात किया गया है, समझे। और इसको लाने के बाद जब PWD आया, जब PWD 1995 लागू हुआ तो उसके बाद इनकी शिक्षा का, रोजगार का, व्यावसायिक प्रशिक्षण का, नौकरी में आरक्षण, रिसर्च और ह्यूमन पावर का डेवलपमेंट, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, इन सारे चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया जिससे कि इनको प्रोवाइड किया जाए और प्रोवाइड करने के बाद इनको वो सारी सुविधाएं मिले। जो विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाए, विकलांगों के लिए रोजगार भत्ता प्रदान किया जाए, कर्मचारियों के लिए विशेष बीमा योजना हो, गंभीर रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए गृह की स्थापना का प्रावधान, मतलब जैसे हॉस्टल सिस्टम जो होता है ऐसा मान लो, या थोड़ा सा आवास संबंधी हो गया। यहाँ पे गृह के मतलब आवास संबंधी वो लोग डिस्कस मतलब बताना चाहते हैं। तो ये सारा ओवरऑल मिला के जो है जितना भी इसमें दिया गया है, इन सारे ओवरऑल को मिला के अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख लिए बाधा मुक्त वातावरण इस समय एकदम ज़ोर शोर से चल रहा है। हर जगह पर बैरियर फ्री इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो हर जगह पे इजीली पहुंच सकें, चाहे छत के ऊपर हो चाहे नीचे हो। सीढ़ी, अगर सीढ़ी बन रहा है तो बगल में रैम्प भी बन रहा है, रेलिंग भी लग रहा है, सब कुछ मतलब बैरियर फ्री इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है जिससे दिव्यांग व्यक्ति कहीं भी आसानी से पहुंच सके और अपने काम को अच्छे तरीके से वो कर सकें, ठीक है ना। समझ में आया? और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद RPWD का डिस्कस करेंगे। RPWD आप लोग जानते हैं 28 दिसंबर 2016 को लागू हुआ, समझे। और इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी का बात किया गया है और 4% आरक्षण का बात किया गया है, एक आरक्षण 1% बढ़ा दिया गया है और 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और जो मतलब 3 गुना बढ़ाया गया है, समझे। पहले 7 प्रकार का था, अभी 21 प्रकार का हो गया है जिसमें एसिड वगैरह और बौनेपन का, ब्लड का जो होता है, जो ब्लड का जमना, ये सारा सब कुछ जो भी है सारा 21 प्रकार का डिसेबिलिटी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है और जो कि किसी मतलब जो नॉर्मल के अकॉर्डिंग डिफरेंट हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है इसमें। तो और आप लोगों को ये सारा 21 प्रकार का जो डिसेबिलिटी है इन सभी का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो एक नंबर में आपसे उस डिसेबिलिटी का नाम ही पूछ ले। तो
और या नाम दे के पूछ ले किससे संबंधित है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए आप उसका नाम प्लस संबंधित समस्या के ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देख लीजिए NTA, ठीक है ना, NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में इसको मतलब बनाया गया, इसकी स्थापना की गई। तो इसमें मूल रूप से किसके लिए किया गया? ऑटिज़म, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिक मंद और मल्टीपल डिसेबिलिटी बच्चों के लिए उनके लिए मूल रूप से इसका स्थापना किया गया, जिससे कि इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और इन्हें विशेष अधिकार दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए, समान अवसर दिए जाएं और जीवन जो जीने का जीवन यापन है उसमें आज़ादी हो और वो उसको मजबूत एवं सक्षम बनाया जा सके। इन सारी चीज़ों को इन लोगों के लिए तैयार किया गया, जिससे कि इनको किसी प्रकार का एक समावेशी माहौल बनाया जाए। समावेशी समाज का अगर निर्माण होता है तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें अच्छा जीवन आ जाएगा, सशक्त और सक्षम शब्द आ जाएगा, समान अवसर और समान अधिकार आ जाएगा। जीवन में किसी प्रकार का जीवन यापन जो है उसमें किसी प्रकार का बैरियर्स नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो, स्वतंत्र जीवन यापन होना चाहिए। तो अगर हम दिव्यांग बच्चों के लिए इस जो 1999 जो है NTA जो तैयार किया गया, उसमें जो इस टाइप के बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे थे, उनके लिए क्या किया गया कि एक समावेशी माहौल इन्वायरमेंट, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट या सोसाइटी तैयार करने का एक प्लानिंग किया गया, जिससे कि उनको समाज में वो सब मिले जो और लोगों को मिल रहा है। और जिस तरीके से और लोग अपने लाइफ को जी रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार ये भी अपने लाइफ में आगे बढ़ें, अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिएं, किसी प्रकार का इनको दिक्कत ना हो और लोगों का इनको सब कुछ वो मिले, मान सम्मान मिले जो और लोगों को मिलता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आपको देखना है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी या दिव्यांगता क्या होती है। तो बेंचमार्क दिव्यांगता, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बेंचमार्क दिव्यांगता क्या होता है? जब कोई भी डिसेबिलिटी 40 या 40% से अधिक होती है तो हम उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है ये एक आधिकारिक शब्द है, ठीक है ना। अगर आपको सारा सब कुछ प्राप्त करना है, सारी फैसिलिटी, सारे जो भी गवर्नमेंट ने आप दिव्यांग लोगों के लिए नियम कायदा जो फैसिलिटीज़ तैयार किए हैं, लागू किया है, अगर आप उसको अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आना होगा। आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% होनी चाहिए। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% नहीं है तो फिर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी सुविधाएं लागू की गई हैं, जितनी भी सुविधाएं प्रदान की जाने वाली हैं, वो सारी सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएगी। जैसे कि अभी वर्तमान में चल रहा है कि जिन दिव्यांग लोगों का 80% दिव्यांगता है, ऑन रिकॉर्ड जो है, जो सर्टिफिकेट जो बनता है CMO से, उस पर अगर 80% लिखा है तो आपको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलेगा। और जिन दिव्यांग भाइयों का 80 से अगर 1% कम हो गया तो उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल नहीं मिलेगा, चाहे वो 100% क्यों ना हो।
उनको नहीं मिलेगा। आपको कागज़ पर आपको 80% होना इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आपको वो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो बेंचमार्क है वो आपको एक आधिकारिक शब्द प्रदान करता है, और अब जो आपका राइट्स है, जो आपका अधिकार है, वो सब आपको प्रदान करने का एक समझ लो पहली सीढ़ी है। अगर आप इसके बाहर हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आप इसके अंदर हैं या आप इसके ऊपर हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सरकार ने आपके लिए तैयार किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लिए PWBD मतलब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी होता है, समझे। तो आई होप आप लोगों को ये जो क्लास है ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, नमस्कार, राधे राधे।